हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ BBM के यू सेमेस्टर 1 सेशन 2024 टू 28 जो माइनर पेपर 1 हिस्ट्री है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये बहुत ही VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए जो यूनिट 1 का इसका जो यूनिट 1 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियो में बना चुकी थी इस पर। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है। ओके, चलिए आज जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, यूनिट 2 का यहाँ पे यूनिट 1 नहीं यूनिट 2 होगा। तो यूनिट 2 का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, उनकी प्रमुख शिक्षाएं तथा उनका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है उसका विश्लेषण करना है। ठीक है, देखिए तो जैन धर्म का विकास कब कब हुआ था। देखिए लीजिए, पहले तो संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं, परंतु इसे संगठित रूप देने वाले महावीर स्वामी थे। ठीक है ना, मतलब संस्थापक तो ऋषभदेव को माना जाता है, लेकिन इसका संगठित रूप देने वाले जो है यानी कि मेन जो संस्थापक माने जाते हैं वे महावीर स्वामी माने जाते थे, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जीवन परिचय देख लीजिए। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। पिता इनके थे सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया था और 12 वर्षों की तपस्या इन्होंने की थी और 42 वर्षों की आयु में ज्ञान प्राप्ति यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी इन्हें। ठीक है, और देखिए इनकी मुख्य शिक्षाएं क्या की थी। इन्होंने मुख्य शिक्षाएं में दिया था 5 महाव्रत। तो 5 महाव्रत कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। निरत्न, तो निरत्न यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, कर्म सिद्धांत उन्होंने दिए थे क्या दिए थे कि आत्मा अपने कर्मों से बंधी है। मोक्ष का मार्ग तपस्या, संयम और त्याग बताया था। ठीक है, भाषा उस समय यूज हुआ था प्राकृत। ठीक है, और देखिए बौद्ध धर्म का विकास, तो बौद्ध धर्म का विकास देखिए क्या हुआ था। तो इनके संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, है ना, जैसा कि आप लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनका जीवन परिचय, तो इनका जन्म जो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी यानी कि जो कि अब नेपाल में है वहाँ हुआ था। ठीक है, इनके पिता थे शुद्धोधन जो कि साकी गण के प्रमुख थे और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, फिर 6 वर्षों की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका प्रथम उपदेश क्या था, सारनाथ। ठीक है, और इन्हें निर्वाण यानी कि देह त्याग इनका हुआ था 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, MCQ में आ सकता है। इनकी मुख्य शिक्षाएं क्या क्या थी। इन्होंने मुख्य चिंताएं में देखिए 4 आर्य सत्य दिए थे। कौन कौन से 4 आर्य सत्य क्या क्या है। बौद्ध धर्म में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। ठीक है, यानी तृष्णा जो प्यास जिसको बोलते हैं ना, चाह, इच्छा, तो इच्छा ही दुख का कारण है। तृष्णा का नाश संभव है, तृष्णा नाश का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, इन्होंने बतलाए थे। और देखिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग क्या दिया था कि सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि, मध्य मार्ग जैसे विलास और कठोर तपस्या दोनों से बचाव करना है और अहिंसा, करुणा और शील पर बल देना है। भाषा पाली में इन्होंने दिखा था। ठीक है, और समाज और प्रभाव, समाज पर क्या प्रभाव है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, तो जाति व्यवस्था की आलोचना हुई थी। स्त्रियों और शूद्रों को धार्मिक अधिकार प्राप्त हुआ था। सामाजिक समानता की स्थापना, शिक्षा का प्रसार। ठीक है, देखिए ठीक है, तो लास्ट में इस तरह से आप उपसंहार यानी कि कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न 2 है, हर्यंक वंश से लेकर नंद वंश का मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का विस्तृत वर्णन करें। ठीक है, यानी कि हर्यंक वंश से लेकर नंद वंश का हमें यहाँ पर व्याख्या करना है। ठीक है, देखिए तो मगध वंश की उत्पत्ति का कारण क्या था, तो उपजाऊ भूमि, क्योंकि गंगा घाटी थी वहां पर, है ना। उसके बाद देखिए लौह संसाधनों की प्रचुरता, यानी कि लौह जो संसाधन है उसमें बहुत पाई जाती थी वहां पर। ठीक है, व्यापार के अनुकूल स्थिति थी वहां, शक्तिशाली सेना और राजनीतिक नीति थी। ठीक है, महत्वाकांक्षी शासक भी थे। तो हर एक वंश देखिए 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक थे। तो इसमें कौन कौन से हर एक वंश में पहले राजा थे, बिंबिसार। ठीक है, तो ये मगध साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक, और देखिए अजात शत्रु जो कि इनके पिता बिंबिसार की हत्या करके इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, उसके बाद सिंहासन प्राप्त किया था। उसके बाद देखिए लिच्छवियों से युद्ध कर वैशाली को जीता था, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और बौद्ध धर्म के समर्थक ये थे। ठीक है, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश देखिए लगभग 412 से 344 ईसा पूर्व तक का काल में वो थे। इनकी राजधानी थी राजगिरी, यानी कि बाद में जो पाटलिपुत्र हो गया था। अब देखिए नेक्स्ट, मतलब शिशुनाग वंश के जो पहले राजा थे वो शिशुनाग, जो कि विदेह और अवंती
को मगध में मिलाए थे। उसके बाद थे काकवर्ण, कालाशोक, ठीक है। अब देखिए नंद वंश, तो नंद वंश लगभग 344 से 322 ईसा पूर्व तक थे। उसमें देखिए महापद्मनंद, ठीक है, पहला राजा जो कि एक राट की उपाधि उन्हें मिली थी, क्षत्रियों का नाश करने वाले थे, विशाल सेना का गठन उन्होंने किया था। उसके बाद धनानंद थे इसमें, तो अंतिम शासक थे ये किस वंश के, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, धनानंद, ठीक है। अत्यधिक कर प्रणाली थी, यानी कि टैक्स ज्यादा वसूली करते थे, जनता में असंतोष था। चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता प्राप्त की थी बाद में जाकर, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, उपलब्धि तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे की थी उन्होंने, इसकी भूमिका का वर्णन करना है। तो देखिए भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का विशेष स्थान है, क्योंकि यह पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग समूचे भारतीय उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया था। इस साम्राज्य की स्थापना करने वाले महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। देखिए तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 340 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी जाति का या वंश के विषय में विद्वानों में मतभेद है, कुछ उन्हें मौर्य वंश की क्षत्रिय मानते हैं तो कुछ उन्हें शूद्र वंश के भी बताते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ में मगध साम्राज्य में एक सामान्य परिवार में पले बड़े थे। चाणक्य यानी कि कौटिल्य की दृष्टि उन पर पड़ी थी, ठीक है। फिर उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, राजनीति सिखाई तथा मगध के सिंहासन पर बैठाने का संकल्प लिया। नंद वंश का पतन किया उन्होंने और फिर सत्ता की प्राप्ति की। देखिए कैसे किया, नंद वंश का अंतिम शासक जो था धनानंद, ठीक है, तो वो अत्यंत क्रूर और तेज अत्याचारी था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के नेतृत्व में एक संगठित योजना बनाई। जनता में फैली असंतोष का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित किया और 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। फिर सिकंदर का आक्रमण और उत्तराधिकारियों का पराजय, है ना। जब चंद्रगुप्त मौर्य संताप में आए तब सिकंदर महान की मृत्यु हो चुकी थी और उसके गवर्नर पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान में शासक कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी एक कारण है कि उनको सत्ता मिली। उसके बाद देखिए साम्राज्य का विस्तार कहाँ हुआ था, तो चंद्रगुप्त ने बंगाल, बिहार, ओडिशा, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, काबुल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। दक्षिण भारत में भी विजय अभियान चलाया और नर्मदा नदी तक मौर्य साम्राज्य फैलाया। उनकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र, जो कि अब पटना कहलाती है, वो थी, ठीक है। शासन प्रणाली देखिए, शासन प्रणाली और चाणक्य का क्या योगदान है, तो देखिए चंद्रगुप्त ने एक केंद्रीयकृत शासन प्रणाली की स्थापना की थी, ठीक है। उनके प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की, ठीक। धर्म की ओर उनका झुकाव था। देखिए चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ उन्होंने संन्यास लिया और दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला चले गए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उपलब्धियां में भारत को पहली बार एकताबद्ध कर शक्तिशाली बनाया, यानी कि जो भारत को साम्राज्य था ना अलग अलग था, तो उन्होंने एकजुट किया था, ठीक है। अब देखिए फिर उन्होंने क्या किया था, विदेशियों का आक्रमण को भी रोका था, चाणक्य जैसे विद्वानों को समर्थन दिया था, ठीक। अब देखिए प्रश्न 4 है, सम्राट अशोक के धम्म का सिद्धांत क्या है ना। जिन्होंने धम्मम सिद्धांत आपने सुना होगा, तो वो क्या है, तो देखिए धम्म का मूल उद्देश्य क्या है, धम्म का अर्थ है सदाचार, है ना, सदाचार, नैतिकता, सहिष्णुता और करुणा। इसका उद्देश्य समाज में शांति, सद्भाव, धर्म सहिष्णुता, पारिवारिक प्रेम, करुणा का प्रसार करना था। अशोक के अनुसार धर्म को लेकर झगड़े अनुचित है, यानी गलत है। सभी धर्मों को सम्मान किया जाना चाहिए। धम्म के सिद्धांत कौन कौन से प्रमुख, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, सत्यवादिता, ठीक है, झूठ और छल से बचाव करना चाहिए हमें, धर्म सहिष्णुता, फिर बड़ों का सम्मान, छोटों का करुणा, दासों और सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार, ठीक है, माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान, पशु बलि निषेध, वृक्षारोपण और जल संरक्षण, भ्रमणशील धर्म प्रचारक, ठीक है। फिर देखिए धम्म का प्रचार प्रसार कब हुआ, तो शिलालेख और स्तंभलेख, ठीक है। तो अशोक ने अपने धम्म को प्रचार करने के लिए पूरे साम्राज्य में शिलालेख और स्तंभलेख खुदवाए, ठीक है। तो इन लेखों में समान प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था ताकि आम जनता समझ सके, ठीक है। फिर धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों को नियुक्त किया जो लोग धम्म की शिक्षा देते थे, ठीक है। देखिए विदेशों में भी प्रचार किया गया था। शांति दूत यानी कि अशोक ने युद्ध और हिंसा का परित्याग किया और अपने साम्राज्य में शांति का संदेशवाहक बनने का संकल्प लिया। धम्म का जो प्रशासन था, देखिए तो अशोक का धम्म किसी विशेष धर्म, है ना, विशेष धर्म बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं करता था, बल्कि यह एक सार्वभौमिक नैतिक कोड था। उन्होंने शासन को धर्म आधारित कर दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 है, मौर्य प्रशासन की विशेषता का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, ठीक है। देखिए केंद्रीय शासन प्रणाली क्या थी उनकी, तो मौर्य शासन पूरी तरह से केंद्रीयकृत था। राजा का सर्वोच्च अधिकार शासक, प्रशासन, न्याय, युद्ध सब
पर नियंत्रण था, ठीक है। राजा का ही सर्वोच्च स्थान था यहाँ पर। राजा को राजधर्म का पालन करना आवश्यक था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, ठीक है। तो मंत्री परिषद देखिए कौन कौन था, एक सलाहकार की संस्था थी, प्रमुख मंत्री होते थे प्रधानमंत्री, सेनापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश इत्यादि। चाणक्य एवं चंद्रगुप्त की, जो चाणक्य थे वही चंद्रगुप्त के महामंत्री थे, ठीक है। इसमें विभिन्न विभाग भी थे, है ना। अर्थशास्त्र विभाग देखिए, सैन्य विभाग, राजस्व विभाग, गुप्तचर विभाग और खाद्य और व्यापार विभाग, ठीक है। फिर नगर प्रशासन भी थे, यानी कि नगराध्यक्ष भी होते थे। और देखिए प्रांतीय प्रशासन क्या था, मौर्य समाज को प्रांतों में बांटा गया था, ठीक है। और प्रत्येक प्रांत का राज्यपाल, है ना, कुमार या आर्यपुत्र होता था। प्रांतों में भी मंत्री परिषद होती थी। जिला और ग्राम प्रशासन क्या था, देखिए प्रांतों के अंतर्गत जिले और गांव भी आते थे। जिले का प्रमुख अधिकारी स्थानीय अधिकारी होता था, जो कर वसूली, न्याय, कानून व्यवस्था देखता था, ठीक है। और देखिए कर व्यवस्था किस तरह से होता था, राजस्व मौर्य प्रशासन का मूल आधार था, कर व्यवस्था, है ना। प्रमुख कर देखिए भूमि कर, यानी कि भूस्वामी से, व्यापार कर, मासिक कर, नदी कर आदि, ठीक है। और कुल कर भूमि उपज का 6ठा भाग था। न्याय व्यवस्था, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था इसमें, ठीक है। देखिए दंड प्रणाली कठोर थी, हत्या और चोरी आदि पर कड़े दंड मिलते थे। गुप्तचर व्यवस्था देखिए अत्यंत मजबूत और सक्रिय थी, यानी इंटेलिजेंस सिस्टम जो थी, ठीक है, जासूस जिसे कहते हैं। तो चाणक्य ने जासूसों को सर्प की तरह हर जगह फुर्ती से घूमने की सलाह दी थी, ठीक है। मठों, साधुओं, व्यापारियों, सेवकों के रूप में जासूस कार्य करते थे। अब देखिए मौर्य समाज के पतन के कारण क्या कहते हैं, है ना, ये प्रश्न नंबर 6 है। देखिए अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी हो गए होंगे, इसलिए पतन हो गया होगा मौर्य समाज का, है ना। उसको देखिए विशाल साम्राज्य था, है ना, जिसका के कारण बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था, जिसके कारण नियंत्रण बहुत कठिन हो गया था, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट इसका कारण क्या है, आर्थिक समस्याएं आ गई होंगी, सैन्य शक्ति का ह्रास यानी कि पतन हो गया होगा, प्रशासनिक शिथिलता आ गई होगी और धर्म की अति हो गई थी, ठीक है। क्षेत्रीय शासकों की शक्ति में वृद्धि हो गई थी, विदेशी आक्रमण और असुरक्षा हो गई थी, ठीक है। और पुष्य मित्र शुंग द्वारा सत्ता पर कब्जा, तो ये सब कारण है मौर्य साम्राज्य का पतन का, ठीक है। अब देखिए यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यूनिट 3 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुप्त वंश के प्रमुख शासकों, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे लगभग 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक थे। गुप्त साम्राज्य की वास्तविक नींव जो थी चंद्रगुप्त प्रथम ने रखी थी। उन्होंने लिच्छवी कुल की कुमार देवी से विवाह किया था, जिससे उसे राजनीतिक लाभ मिला। उसने पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया। सिक्कों पर महाधिराजाधिराज की उपाधि से उल्लेख उनका किया गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य मगध, प्रयाग, साकेत आदि क्षेत्रों में फैला था। उसके बाद देखिए समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त लगभग 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक थे। तो उन्हें गुप्त साम्राज्य का नेपोलियन भी कहा जाता था, ठीक है। देखिए गुप्त साम्राज्य का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। अब देखिए समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और सबसे योग्य गुप्त सम्राट माना जाता है, ठीक है। और देखिए समुद्रगुप्त की विजयों की वर्गीकरण करें हम, तो देखिए आर्यवर्त की विजय इन्होंने हासिल की थी, दक्षिण भारत की भी विजय, वात्सल्य नीतियां इन्हें अच्छी थी और विदेश नीति, जैसे कि श्रीलंका और सुदूर दक्षिण के राजाओं से मैत्री संबंध भी अच्छे थे। समुद्रगुप्त एक महान वीणा वादक और कवि भी थे, ठीक है। उन्हें कविराज की उपाधि भी मिली थी। देखिए अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य कहा जाता है ना, तो देखिए लगभग 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक समुद्रगुप्त के पुत्र थे ये, जिसने साम्राज्य को सशक्त बनाया। शक निषेधक के रूप में प्रसिद्ध है। शकों को हराकर मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र पर अधिकार जताया था। उनकी विजय से पश्चिम तट, समुद्र तट से व्यापार का लाभ मिला, ठीक है। इनकी उपलब्धि देखिए, उसने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया था उन्होंने। उसके बाद उनके दरबार में नवरत्न थे, जैसे कालिदास, वारामिहिर, धनवंतरी आदि। वह एक धार्मिक सहिष्णु शासक थे। हिंदू धर्म को संरक्षण दिया और लेकिन बौद्ध धर्म को भी सम्मान दिया गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त काल में कला, साहित्य, वास्तुकला, धर्म और सांस्कृतिक संपर्कों का विस्तृत वर्णन करना है, ठीक है। देखिए वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर। देखिए मंदिरों की संरचना में पहली बार शिखर और गर्भगृह जैसी विशेषताएं सामने आए थे किनके काल में, यह गुप्त काल के दौरान ही, ठीक है। तो उसमें इसके प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से उस जमाने के, दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भितरी गुफाएं उत्तर प्रदेश में है। फिर उदयगिरी की गुफाएं, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। विष्णु का वाराह अवतार का चित्रित यहाँ पे किया गया है, ठीक है। मूर्ति कला देखिए तो पत्थर और कांसे की मूर्तियां थी, ठीक है।
और देखिए चित्रकला, तो अजंता की गुफाएं हम देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है। और उसके बाद साहित्य, तो साहित्य का देखिए संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल इस काल को बोला जाता है, ठीक है। कालिदास थे, भास विशाख दत्त, भगवती जैसे नाटककार थे। धार्मिक ग्रंथ का पुनर्लेख हुआ, आर्यभट्टियम यानी कि गणित का जो ग्रंथ था आर्यभट्टियम, और अष्टांग हृदय चिकित्सा जैसे ग्रंथ इस काल में लिखे गए थे। विज्ञान और गणित का भी इस समय बहुत ही विस्तार हुआ, जैसे कि आर्यभट्ट ने धरती की गोलाई, ग्रहण सिद्धांत, शून्य का प्रयोग इन्हीं के काल के दौरान किया था। फिर वाराहमिरी ज्योतिष और मौसम विज्ञान के ज्ञाता थे। चिकित्सा में चरक और सुश्रुत की परंपरा को आगे बढ़ाया गया इसी काल में, ठीक है। फिर धर्म और धार्मिक सहिष्णुता, ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार हुआ, विष्णु शिव और शक्ति की पूजा बढ़ी थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला था, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हर्षवर्धन को राजनीतिक जीवन का और प्रशासक का विस्तृत वर्णन करना है, यानी कि हर्षवर्धन की राजनीतिक जीवन और प्रशासन का विस्तृत वर्णन करना है। तो देखिए उनका प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक कब हुआ था, तो हर्षवर्धन का जन्म थानसेर यानी कि हरियाणा में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और भाई राज्यवर्धन थे। भाई की हत्या के बाद हर्ष ने 16 वर्ष की आयु में सिंहासन संभाला। विजय अभियान देखिए, बंगाल, उड़ीसा, मालवा, काठियावाड़, पंजाब, असम आदि पर विजय प्राप्त की थी। दक्षिण में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हार का सामना करना पड़ा था। उत्तर भारत में एक छत्र सत्ता स्थापित की थी। प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, गुप्त प्रशासन में अनुकरण, राजा सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की सहायता, है ना, प्रांत, जनपद, ग्राम स्तर पर प्रशासक थे, ठीक है। राजस्व व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था और करों में छूट और प्रजा हितकारी कार्य इन्होंने बहुत किए थे। धर्म और समाज देखिए, प्रारंभ में हिंदू सेव था, बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ, ठीक है। हुआन सांग चीनी यात्री हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे। हर 5 वर्ष में कुंभ मेले की तरह कन्यबुब्ज यानी कि कन्नौज में धार्मिक सभा होता था, ठीक है। और देखिए हर्ष का पतन, देखिए हर्ष की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, साम्राज्य फिर छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह हर्ष के काल का पतन हो गया, हर्षवर्धन के, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा यानी कि राज व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो देखिए राजा और उनके अधिकार, ठीक है, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, ठीक। उसके बाद मंत्री परिषद थे, प्रशासनिक इकाइयां भी थी, मुक्ति यानी कि प्रांत, जनपद, ग्राम, ये सब इकाइयां थी। न्याय व्यवस्था, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, ठीक है। और देखिए सेना व्यवस्था, गुप्त काल की सेना घुड़सवार, पैदल, हाथी और रथ में शामिल थे। राजस्व व्यवस्था, कृषि पर कर था, व्यापार, सिंचाई, वन, पशुपालन आदि पर भी कर था। भूमि अनुदान नीति, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा थी। प्रश्न नंबर 5 है, गुप्त काल की भूमि अनुदान, मुद्रा प्रणाली और व्यापार व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो देखिए भूमि अनुदान यानी कि लैंड ग्रांट, तो गुप्त काल में ब्राह्मणों और बौद्ध विहारों को भूमि देने की परंपरा थी। उन्हें ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान का प्रतीक माना गया। मुद्रा प्रणाली कैसे था, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं अत्यंत सुंदर और शुद्ध थी, ठीक है। दिनार नामक सिक्के प्रसिद्ध थे, सिक्कों पर राजाओं के नाम थे। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के कला की दृष्टि से श्रेष्ठ माने जाते हैं। व्यापार देखिए, आंतरिक और बाहरी व्यापार का फला फूला इस समय था। भारत का व्यापार रोम, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। प्रमुख निर्यात वस्तुएं मसाले, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत, कीमती पत्थर थे, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चालुक्य वंश की राजनीति और अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन करना है, ठीक है। तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन I ने की थी, परंतु सबसे जो प्रसिद्ध शासक थे वे थे पुलकेशिन II, ठीक है, जिसने हर्षवर्धन को भी हराया था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए अर्थव्यवस्था कृषि प्रमुख आय का स्रोत था, व्यापार था और प्रमुख निर्यात मसाले, हाथीदांत और रत्न और कपड़े थे। मुद्रा प्रणाली सोने, चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन था इस समय। सांस्कृतिक विकास देखिए, कला और वास्तुकला, है ना, चालुक्य वंश की कला को वातापी शैली कहा जाता है, ठीक है। और पट्टदकल के मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। धर्म देखिए, चालुक्य शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया गया था, ठीक है। और देखिए चालुक्य शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया करते थे, ठीक है। विष्णु, शिव और दुर्गा के अनेक मंदिर इस काल में बनाए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पल्लव वंश की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का वर्णन करें, ठीक है। देखिए तो राजनीतिक व्यवस्था थी, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे, जबकि प्रसिद्ध शासक थे नरसिंहवर्मन I, ठीक है। अर्थव्यवस्था देखिए, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, व्यापार थी और कंचीपुरम व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र था।
सांस्कृतिक योगदान देखिए वास्तुकला, यानी कि पल्लवों ने द्रविड़ शैली की वास्तुकला की नींव रखी थी। महाबलीपुरम में रॉक कट मंदिर, रथ मंदिर, यानी कि ठीक है। और देखिए रेखा शिल्प कला का विकास हुआ था इसमें। अर्जुन तपस्या का चित्र शिल्प विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। धर्म देखिए मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायी थे, परंतु वैष्णव और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल वंश की क्षेत्रीय राजनीति की प्रकृति का विश्लेषण करना है। तो देखिए प्रतिहार वंश इन राजस्थान और पश्चिम भारत तक फैले हुए थे, ठीक है। प्रतिहार वंश से राजस्थान और पश्चिमी भारत तक फैले हुए थे। प्रमुख शासक थे नागभट्ट वन, वत्सराज और मिहिर भोज, ठीक है। राजधानी थी इनकी कन्नौज। अरब आक्रमणों से सुरक्षा दी थी, जिसने भारतीय संस्कृति को बचाए रखा, ठीक है। मंदिरों का निर्माण कराया था और संस्कृत के संरक्षण में योगदान दिया था। पाल वंश, इसमें आते पाल वंश। तो पाल वंश बंगाल और बिहार में अपना शासन करते थे। संस्थापक थे गोपाल, ठीक है। प्रमुख शासक थे धर्मपाल और देवपाल, ठीक है। बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का इन्होंने संरक्षण किया था। बौद्ध धर्म को तिब्बत और नेपाल तक फैलाया गया था। राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, यानी कि दक्कन जिसको बोले जाते हैं। तो संस्थापक इनके थे दंतीदुर्ग। प्रमुख शासक थे गोविंद III और अमोघ वर्ष 1, ठीक है। कला देखिए एलोरा और कैलाशनाथ मंदिर इनकी महान स्थापत्य उपलब्धि है। इनको कवि कविराज, जैन कवि श्रीवर्धन इनके दरबार में थे, ठीक है। चोल वंश देखिए, चोल वंश का शासन तमिलनाडु तक फैला हुआ था। संस्थापक थे विजयालय चोल, ठीक है। मजबूत नौसेना था इनका। ब्रह्मदेश्वर मंदिर, तमिल साहित्य और कांस्य की मूर्तियां में इनका अद्भुत योगदान है। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, चालुक्य वंश के सांस्कृतिक योगदान पर प्रकाश डालना है। देखिए तो इनका वास्तुकला कैसे था चालुक्य वंश का? तो चालुक्य काल की वास्तुकला को वातापी शैली या फिर चालुक शैली कहा जाता था। इनके प्रमुख मंदिर स्थल कौन कौन से? देखिए बादामी, जो कि गुफा मंदिर है, जिसमें कि शैव, वैष्णव और जैन धर्म पर आधारित ये मंदिर है। और देखिए ऐहोल, जो कि 100 से अधिक मंदिर, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, इसमें लाड खान मंदिर और दुर्गा मंदिर, ठीक है। जो कि पट्टदकल, जो कि उत्तर और दक्षिण भारत की शैलियों का संगम है, तो यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है। तो इन मंदिरों में शिखर मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह की सम्यक योजना मिलती है। देखिए मूर्तिकला और चित्रकला, चालुक्य मूर्तिकला में देवी देवताओं की प्रतिमाएं अत्यंत सूक्ष्म और जीवंत लगती हैं। दीवारों और गुफाओं में भी धर्म की कई चित्रकारी कही गई, ठीक है। धर्म देखिए चालुक्य शासक मुख्यतः हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। गुफाओं में विष्णु, शिव, महावीर की मूर्तियां मिलती हैं, ठीक है। देखिए और प्रश्न नंबर 5 है, त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि ट्रिपार्टिट स्ट्रगल क्या था, ठीक है। इनमें किन शक्तियों ने भाग लिया था और इसके क्या परिणाम निकले थे? देखिए संघर्ष में भाग लेने वाले वंश कौन कौन थे? तो प्रतिहार वंश थे, जो कि मध्य भारत और राजस्थान में शासन करते थे। इनके प्रमुख शासक थे मिहिर भोज, और इन्होंने क्या किया था? अरब आक्रमणों से उत्तर भारत की रक्षा की थी। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद है पाल वंश, ठीक है। तो पाल वंश बंगाल और बिहार तक फैला था। इनके प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल। ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और नालंदा और विक्रमशिला के भी संरक्षक थे, ठीक है। और देखिए राष्ट्रकूट वंश, इन्होंने भी युद्ध में भाग लिया था। तो प्रमुख शासक थे इनके ध्रुव, उसके बाद गोविंद III और अमोघ वर्ष। उत्तरी भारत में कई बार सफल आक्रमण किए। संघर्ष के कारण और प्रभाव, तो देखिए मुख्य कारण था कन्नौज और गंगा घाटी पर नियंत्रण प्राप्त करना। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों को उभरने के अवसर मिले, ठीक है। तो किस संघर्ष की बात हो रही है? देखिए ये जो युद्ध हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। तो ये संघर्ष के कारण क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष किन कारणों से हुआ था? तो जो मुख्य कारण था इनके कन्नौज और गंगा घाटी पर नियंत्रण प्राप्त करना। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था, ठीक है। और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों को उभरने का अवसर मिला। संस्कृति और कलाओं का प्रसार हुआ, लेकिन केंद्रीकृत सत्ता कमजोर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से निष्कर्ष, तो ये देखिए कुछ 15 या 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं माइनर पेपर हिस्ट्री सेमेस्टर 1 के, ठीक है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आए होंगे। इसका पार्ट 1, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं माइनर पेपर 1 हिस्ट्री के सेमेस्टर 1 के, ठीक है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, जाकर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।